लू वेनबिन अब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करने लगता है एज उसके हिसाब से दिस सर्जरी इजंट गोइंग एज प्लान्ड। उसकी ये टेंशन उसके काम एंड चेहरे पर दिखाई दे रही होती है एंड उसे इतना टेंस देखकर रैन उससे कहता है कि पेरिन्यूरियम टिश्यू बहुत फ्लेक्सिबल है। रैन को बात करता देख लू वेनबिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड वो कहता है क्या। रैन लू वेनबिन को समझाता है कि पेरिन्यूरियम टिश्यू बहुत फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल एक पिग टेल की तरह। रैन को एग्जाम्पल देता हुआ देखकर लू वेनबिन सोचता है कि रैन ने इस टाइम बहुत शांति से उसे एक एग्जाम्पल दिया है, विच मीन्स ऑपरेशन पूरी तरह से रैन के कंट्रोल में है। हालांकि लू वेनबिन ऑपरेशन में क्या चल रहा है इसे नहीं देख पा रहा है, बिकॉज पहली बात तो उसे इतनी नॉलेज है नहीं एंड दूसरी बात जिस थ्रेड का इस्तेमाल रैन कर रहा है सूचर करने के लिए वो भी बहुत ज्यादा ही पतला है। वेनबिन खुद से कहता है कि ये उनके लिए अभी तक की सबसे ज्यादा मुश्किल सर्जरी है। लू वेनबिन अब रैन से कहता है कि क्या ऑपरेशन स्मूथ जा रहा है, जिस पर रैन कहता है हाँ। एज रैन अपने माइक्रोस्कोपिक पेरिन्यूरियम एनाटॉमी मास्टर लेवल स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो बहुत स्मूथली ऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। अब कुछ टाइम बाद रैन कहता है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। लू वेनबिन को विश्वास नहीं होता एंड वो रैन से दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या सच में ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, जिस पर रैन कहता है कि वो सभी पेरिन्यूरियम टिश्यूज को स्यूचर कर चुका है एंड वो बाकी का काम लू वेनबिन पर छोड़ देगा। अब एज लू वेनबिन उसका जूनियर है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकी के काम जैसे कि क्लीन अप एंड इंसिजन को क्लोज करने वाले काम खुद करे। रैन के इस न्यू रूप को देखकर लू वेनबिन अब कहता है कि उसे अभी भी रैन से बहुत कुछ सीखना है। अब अपनी सारी सर्जरीज कंप्लीट करने के बाद रैन रेस्ट कर रहा होता है एंड तभी उसके पास डॉक्टर जाओ आता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या उसने आज पेरिन्यूरियम टिश्यू को सूचर किया था। रैन कैजुअली चाय पीते हुए कहता है कि हाँ मैंने किया था, जिस पर डॉक्टर जाओ उससे रिजल्ट के बारे में पूछता है। रैन कहता है कि अगर पेशेंट की नर्व ठीक से रिकवर हुई तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। डॉक्टर जाओ उससे पूछता है कि क्या वो कॉन्फिडेंट है, जिस पर रैन कॉन्फिडेंटली कहता है कि हाँ वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। रैन की इस बात पर डॉक्टर जाओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो रैन को कहता है कि उसे अब तैयारी कर लेनी चाहिए एज डायरेक्टर वो उसके पास आ रहे होंगे इसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा पूछने के लिए। डॉक्टर जाओ एंड डायरेक्टर हुओ तुरंत ही लिंग रैन की सर्जरी में इंटरेस्टेड हो गए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने 3 टाइप्स के नर्व एनास्टोमोसिस किए थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने पेरिन्यूरियम एनास्टोमोसिस किया था, जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है। पहले के टाइम में सिर्फ जोन 2 के फ्लेक्सर टेंडन की सर्जरी को ही एक्सेप्ट किया जाता था और जब भी कोई पेशेंट आता था जिसमें नर्व डैमेज या फ्रैक्चर भी होता तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हुआ उसे सीधा मना कर देते, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं था जो इतने कॉम्प्लेक्स एनास्टोमोसिस को कर सके। जो पेशेंट इस लिमिट से बाहर होते उन्हें या तो दूसरे प्रोविंस में ट्रीटमेंट ढूंढना पड़ता या फिर हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में जाके उनके टेंडन्स को कैसलर सूचर टेक्निक से स्टिच करवाना पड़ता। उसके बाद भी वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जाके नर्व्स का ट्रीटमेंट करवा सकते थे। अगर ये दोनों ऑप्शन भी काम ना आए तो नर्व एनास्टोमोसिस का आइडिया भी छोड़ना पड़ता और सिर्फ टेंडन सूचरिंग से काम चलाना पड़ता। और अगर केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता तो एम्पुटेशन यानी अंग काटना ही लास्ट ऑप्शन बचा करता। लेकिन अगर कोई डॉक्टर पेरिन्यूरियम एनास्टोमोसिस कर सकता है तो उसके सर्जिकल स्किल्स का लेवल एकदम नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। ऐसे डॉक्टर्स जो नो मैंस लैंड में टेंडन और नर्व दोनों का एनास्टोमोसिस कर लेते हैं वो उन डॉक्टर्स से एक कदम आगे होते हैं जो सिर्फ टेंडन एनास्टोमोसिस तक लिमिटेड होते हैं, और वो बस थोड़ा ही पीछे होते हैं उन सर्जन से जो लिम्ब रिप्लांटेशन यानी कटा हुआ हाथ या पैर दोबारा जोड़ना कर सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद डायरेक्टर वो खुद रैन से मिलने आते हैं एंड वो रैन से पूछते हैं कि क्या उसने पेरिन्यूरियम एनास्टोमोसिस किया था। डॉक्टर जाओ जो कि पास में बैठकर चाय पी रहा था उसने ये चीज़ पहले ही एक्सपेक्ट की थी एंड ब्रो इज लाफिंग अबाउट दिस। रैन डायरेक्टर वो से हाँ कहता है एंड जिसके बाद एक्साइटेड होकर डायरेक्टर वो रैन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ पेशेंट को देखने के लिए कहते हैं। सभी लोग डायरेक्टर को ये करता देख शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये सभी लोग उस लेडी पेशेंट के पास जाकर उसके सामने बहुत क्यूरियोसिटी से खड़े हो जाते हैं। चारी वो लेडी जैसे ही अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को देखती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। पेशेंट का ये रिएक्शन देखकर डायरेक्टर को लगता है कि कुछ तो गलत है। अब वो लेडी अपने इधर उधर देखती है, तभी नर्स उस पेशेंट से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो पेशेंट कहती है कि उसे दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र होना है एंड अब वो पागल की तरह चिल्लाने लगती है कि उसे दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र किया जाए। उस पेशेंट का ये रिएक्शन देखकर डायरेक्टर वो एंड रैन घबरा जाते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है। डायरेक्टर के रिएक्शन को देखकर नर्स समझ जाती है कि उसे क्या करना है, जिसके बाद वो पेशेंट से प्यार से पूछती है कि क्या हुआ, उसे दूसरे वार्ड में क्यों ट्रांसफ़र होना है। वो पेशेंट कहती है कि इस वार्ड में ग्रीन कलर की दीवारें हैं
एंड वो ग्रीन दीवारों के पास नहीं रह सकती। या शी इज़ लिटिल डम। वैसे मैंने इसे बेचारी कहा था ना, आई टेक माई वर्ड्स बैक। वो नर्स इस पेशेंट की बात को सुनकर समझ जाती है कि दिस पेशेंट इज़ हार्ड टू गेट। फिर भी वो उस पेशेंट से पूछती है कि क्यों, उसे ग्रीन दीवारों के पास क्यों नहीं रहना, जिस पर वो लेडी कहती है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स में से उसके अंदर वुड एलिमेंट का असर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो ग्रीन कपड़े नहीं पहन सकती एंड उन घरों में नहीं रह सकती जहाँ पर ग्रीन दीवारें होती हैं। मतलब ये है कि वुड एलिमेंट जो ग्रोथ, एक्सपेंशन और स्प्रिंग से रिलेटेड है, ऑलरेडी डोमिनेंट है इस पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ग्रीन कलर भी वुड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर और ज़्यादा ग्रीन सराउंडिंग हो गए, वैसे ही ज़्यादा ग्रीन एलिमेंट होने से इस पेशेंट की हार्मनी खराब हो सकती है एंड हार्मनी के लिए बाकी एलिमेंट्स का भी इक्वल प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है, इसीलिए वो उस रूम में रिकवर नहीं हो पाएगी। वेल शी सीम्स कि वो वूशिंग 5 एलिमेंट्स थ्योरी में बिलीव करती है एंड इस पेशेंट का इस रीज़न को सुनकर यू गाइस कैन सी कि इन सब का क्या रिएक्शन हो चुका है। वेल जब इनिशियली इस पेशेंट ने वार्ड के साथ कुछ गलत बताया तो रैनन डायरेक्टर को लगा था कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स जो कि वार्ड में सही नहीं थी, बट 5 बेसिक एलिमेंट्स रियली। वेल डायरेक्टर वो अब पेशेंट को बताते हैं कि उनके सारे वार्ड्स ग्रीन हैं, लेकिन पेशेंट मानने को तैयार नहीं। वो उन्हें कहती है कि वो कुछ वार्ड्स को रिपेंट कर सकते हैं एंड आगे उन्हें वार्ड में पिंक कलर करने को सजेस्ट करती है, एज पिंक कलर उसके नेचर में सबसे कम है। एंड इस बात को सुनकर डायरेक्टर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड वो पेशेंट को गुस्से से स्टेयर करने लगते हैं, लेकिन सामने से वो पेशेंट भी डायरेक्टर को गुस्से से देखने लगती है। इस सिचुएशन को देखकर अब डायरेक्टर वो रैन को पेशेंट की इलेक्ट्रोमायोग्राफी करने के लिए कहते हैं, जिससे वो उल्नर नर्व की रिकवरी को एनालाइज कर सकते हैं एंड रैन स्टार्ट्स टू प्रिपेयर फॉर इट। एज उल्नर नर्व तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड होती है जहाँ तक इन्होंने बोला है, तो तुम उसकी रिकवरी फेज को देख सकते हो जस्ट बाय डूइंग इलेक्ट्रोमायोग्राफी। वेल अब तुम पूछोगे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होती है शुभ, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी EMG एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो मसल्स और उन्हें कंट्रोल करने वाली नर्व्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। इसका यूज़ तब होता है जब किसी पेशेंट का मसल वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग या अनएक्सप्लेन्ड पेन हो रहा हो। सिंपल ब्रेक डाउन किया जाए तो जब हम कोई मूवमेंट करते हैं जैसे हाथ उठाना या मुस्कुराना, तब ब्रेन से सिग्नल जाता है नर्व्स के थ्रू मसल्स तक एंड फिर हमारे मसल्स मूव करते हैं। EMG चेक करता है कि ये सिग्नल सही से जा रहा है या नहीं और मसल्स उस सिग्नल को रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। वेल ऐसे ही काम करता है ये। एंड अगली बात ये थी कि जो मैंने तुम्हें वुड एलिमेंट वाली बात बताई थी, जो ये पेशेंट कह रही थी कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में वुड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअली वूशिंग जो चाइनीज़ फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये 5 मेजर होते हैं, इनके अलावा भी और होते हैं। तो ये एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन साइकिल्स, जैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल वुड फ्यूल्स फायर, यानी कि वुड से आग जलती है और आग से ऐश बनती है, यानी क्या बनती है, ऐश को क्या बोलते हैं हिंदी में, राख बनती है। हाँ, तो राख जो है वो उससे मेटल बनते हैं और मेटल जो होते हैं और पानी के अंदर मेटल्स होते हैं एंड पानी जो है वो वुड को ही क्या करता है, नरिश करता है। तो इस साइकिल को जनरेटिव साइकिल कहते हैं। ये एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल भी होती है जहाँ एक एलिमेंट दूसरे को वीकन कर देता है। ये कॉन्सेप्ट चाइनीज़ मेडिसिन, फेंग शुई, मार्शल आर्ट्स और फिलॉसफी में काफ़ी यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। अगर तुम्हें कभी ऐसे सुनने को मिले कि कोई बोल रहा है कि यार मेरे में तो लकड़ी की कमी है, तो फिर समझ आना है। वेल अब वो उस पेशेंट को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लेकर जाते हैं। अब तुम पूछोगे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बोले तो न्यूरोलॉजी एक ऐसा मेडिकल डिपार्टमेंट है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोस और ट्रीट करता है। मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें डायग्नोस का मतलब नहीं पता। वेल नहीं पता तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बता देता हूँ। डायग्नोस का मतलब होता है प्रॉब्लम का पता लगाना या फिर बीमारी या फिर प्रॉब्लम का पता लगाना। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। डॉक्टर ने टेस्ट करके डायग्नोस किया कि पेशेंट को डेंगू है, यानी कि डॉक्टर ने चेक करके बीमारी का नाम बताया। ये सिर्फ मेडिकल केसेस में नहीं बल्कि टेक्निकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होता है। जैसे कि इंजीनियर ने AC खोल के डायग्नोस किया कि कंप्रेसर ख़राब है, यानी कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम बताई उसने। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एनीवेज, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डिजीनेस, सीजर्स, मसल वीकनेस या नर्व पेन हो किसी को, तो इस चीज़ का पता लगाया जाता है।
अब वो तीनों मिलकर यानी कि रैन, लो वैन बिन एंड वो नर्स मिलकर पेशेंट को इलेक्ट्रोमायोग्राफी रूम पर लेकर जाते हैं, जहां पर उन्हें काउ यूए मिलती है, जो कि उन्हें पेशेंट को वहीं छोड़कर जाने के लिए कहती है। लो वैन बिन पूछता है कि उन्हें मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन यूए उसे मना करती है एंड बाहर वेट करने के लिए कहती है। तभी पीछे से रैन भी कहता है कि पेशेंट का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हटकर है, तो उन्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। टू विच यूए फुल अकड़ में कहती है कि नहीं, उसने ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं तो वो इसे हैंडल कर लेगी। एंड अब वो लोग बाहर जाकर वेट कर सकते हैं, जिसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। एंड अब यूए एंड पेशेंट अकेले रूम में होते हैं। एंड स्टार्टिंग से ही पेशेंट यूए से पूछती है कि क्या उसकी नर्व्स ठीक हैं, जिस पर यूए थोड़ी सी टेंस होकर कहती है कि उसे नहीं पता। एंड एज पेशेंट बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है तो उसे मूव ना करने के लिए कहती है, बट पेशेंट एक 12 साल की स्कूल गर्ल की तरह एक्ट करने लगती है एंड वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपना दिखाने लगती है। यूए से सवाल करती है, जिससे कि यूए अब परेशान होने लगती है। एंड यहाँ तक कि वो पेशेंट यूए को टेस्ट अच्छे से करने के लिए भी कहती है एंड ना करने पर खिड़की से जंप करके मरने की बात करती है, जिससे यूए समझ जाती है कि वो इस रेबिलियन से अकेले तो नहीं लड़ पाएगी। एंड वो पेशेंट को वहीं रुककर रैन एंड लूवेन को बाहर से बुलाने चली जाती है। इसको पहले ही बोल दिया था एंड नहीं, बात नहीं माननी थी इसको, तो ठीक है, सह लिया इसने। अब 1 घंटे बाद यूए डायरेक्टर को बताती है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट्स की नर्व अच्छी कंडीशन में है। यूए का मानना है कि पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तभी एक दूसरा डॉक्टर, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, तो लेट्स कॉल हिम डॉक्टर एक्स, डायरेक्टर हुओ को बोलता है कि रैन की मेडिकल एडवाइस के साथ ये कह सकते हैं कि पेशेंट रिकवरी के सबसे पहले फेज में है। रैन को भी ये चीज़ पता है। देखो कैसे इतरा रहा है, दूध पीना, हट निकल यहाँ से चमड़ी। अब बाहर जाते हुए डायरेक्टर वो रैन को अपने साथ बुलाते हैं। एंड अब वो दूसरे डॉक्टर एक्स से पूछते हैं कि क्या रैन अब नर्व्स को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर डॉक्टर एक्स कहता है कि रैन के पेशेंट ने अच्छी रिकवरी शो की है, लेकिन अब रैन को ऐसे पेशेंट के केसेस देना ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्टर वो भी इस बात को समझते हैं। पहले ही रैन फ्लेक्सी टेंडन सूचरिंग कर रहा है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है एक इंटर्न के लिए करना। एंड अब अगर वो नर्व्स को ज्वाइन करने वाले काम को भी करेगा तो वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इतना ज़्यादा थक जाएगा कि क्या ये बोलने की बात है ही नहीं वैसे। इसीलिए डायरेक्टर हो रैन को समझाता है कि ऐसे काफ़ी केसेस हैं जिन्हें डैमेज नर्व को ज्वाइन करना है एंड ऐसे पेशेंट्स को ढूंढना भी इजी है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर टेंडन पेशेंट्स। जहाँ तक डायरेक्टर हुओ को पता है कि चैंगशी प्रोविंस में रैन फ्लेक्सर टेंडन सूचरिंग को इंडिपेंडेंटली कर सकता है एंड ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो कि पैरानोरियम अनास्टोमोसिस को कर सकते हैं। अभी अगर ऐसे डॉक्टर्स की बात करें जो कि पैरानोरियम अनास्टोमोसिस में माहिर हैं, उनके नंबर्स और भी ज़्यादा कम हैं। अगर एक एवरेज हॉस्पिटल की बात की जाए जहाँ का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स फ्लेक्सर टेंडन सूचरिंग एंड नर्व एनास्टोमिस एंड यहाँ तक कि ऑर्थोपेडिक बोन सर्जरी भी कर सकते हैं, उन्हें पूरा दिन सिर्फ फिंगर रिप्लांटेशन करने में लग जाता है क्योंकि उसके पेशेंट्स ही इतने ज़्यादा होते हैं। एंड अगर बात करी जाए इसी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ भी ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं जो कि नर्व एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स दिन रात सिर्फ ब्रेन सर्जरी करते हैं। एंड अगर हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट की बात करें तो कई पेशेंट्स जिनमें फ्लेक्सर टेंडन रप्चर के साथ साथ नर्व डैमेज था लेकिन उंगलियां नहीं टूटी थी, उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक अच्छे फ्लेक्शन रिपेयर टेक्निक और एक ठीक ठाक एपिन्यूरियम अनास्टोमोसिस से हो सकता था। उनका रिजल्ट यानी प्रोग्नोसिस मोस्टली उनके खुद पर डिपेंड करता था। एंड अगर बड़े हॉस्पिटल्स बहुत बिजी हुए तो पेशेंट से पूछेंगे कि क्या वो अपने डैमेज लिम्स को कटवाना चाहते हैं, तो पेशेंट्स इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, तो उन पेशेंट्स का इलाज वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं यूनोवा हॉस्पिटल के। ऑब्वियसली अगर रैन के न्यूरोलॉजिकल डैमेज टेस्ट के केसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सबसे बड़ा इमरजेंसी सेंटर बन सकते हैं। तभी डॉक्टर एक्स कहता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, बट इतने पेशेंट्स के लिए उनके पास वार्ड्स ही नहीं होंगे क्योंकि नर्व्स की रिकवरी पीरियड फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज की रिकवरी से भी ज़्यादा लंबा होता है। डायरेक्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो और वार्ड्स को ऐड करेंगे। डायरेक्टर रैन की इस न्यू स्पेशलिटी को लेकर बहुत एक्साइटेड था, बट डॉक्टर एक्स डायरेक्टर को रेकमेंड करता है कि उन्हें रैन को ज्यादा काम नहीं देना चाहिए एज उसकी खुद की भी तो लाइफ है। जिस पर डायरेक्टर एक स्माइल एंड एंथुजियाज्म के साथ रैन को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि एक बार उन्होंने अगर नर्व डैमेज वाले पेशेंट्स को अटेंड करना शुरू कर दिया तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डायरेक्टर को एक कॉल आता है
जिस पर सामने वाला बंदा डायरेक्टर को चीफ हाओ की बेटी की बात बताता है, जिसमें कि चीफ हाओ की बेटी का पैर जल चुका होता है। डायरेक्टर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था एंड अब वो रैन को बर्न टीम को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। बट तभी डॉक्टर एक्स डायरेक्टर से सीक्रेटली पूछता है कि आखिर चीफ की बेटी डायरेक्टर लियू की लिबरेशन आर्मी जनरल हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, क्योंकि डायरेक्टर लियू का जनरल हॉस्पिटल बर्न्स के लिए ही फेमस है। जिस पर डायरेक्टर शर्मिंदगी के साथ कहता है चीफ की बेटी ने अपने पैर को बर्न कर लिया है। अभी तब जब वो हॉट वाटर को एक ग्लास में भर रही थी, जिसे सुनकर डॉक्टर एक्स भी सोचता है कि साला ये का बवाल है। वेल अब डायरेक्टर वो रैन के साथ पेशेंट के रूम पर जाते हैं। मुझे यहाँ पर चमड़ेगिरी की स्मेल आ रही है, सो पता नहीं यार। जहाँ पर चीफ की बेटी की तरह एक्ट कर रही होती है, यानी कि वही जिद करना कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, ये वाली जिद करना। तो वो अपने पापा से यही जिद कर रही होती है। एंड तभी वहाँ पर डायरेक्टर वो आते हैं रैन के साथ एंड चीफ को ग्रीट करते हैं। सामने से चीफ हाउ, जो कि चीफ ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है, प्रीटी बिग पोजीशन, वो डायरेक्टर वो से माफ़ी मांगते हैं कि इतनी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो उनसे। चीफ हाउ के साथ उनकी बेटी हाओ बाई होती है, जिसने कि अपने पापा को बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है, स्पेसिफिकली यूनुआ के हॉस्पिटल में आने के लिए। चीफ डायरेक्टर हुओ से पूछते हैं कि क्या रैन उनकी बेटी को ट्रीट कर सकता है, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि रैन तो बर्न्स को ट्रीट करने में एक्सपर्ट नहीं है, तो रैन क्यों। तो ये पीछे से हाओ बाई कहती है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो रैन के साथ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए पूछती है। रैन ये देखकर डायरेक्टर हुओ से छुपके से कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि वो लोग किसी पेशेंट की चोट को ट्रीट कर रहे हैं। वेल डायरेक्टर वो रैन को समझाते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव की बेटी है, तो उसे अच्छे से हाओ बाई को ट्रीट करना होगा। एंड अब रैन समझ जाता है एंड वो हाओ बाई को ट्रीट करने लगता है। हाओ बाई रैन की पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है। रैन बताता है कि बेसिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो उसे अब बाद में एनालाइज करने आएगा। वेल अब हाओ बाई रैन से कहती है कि क्या वो उसके साथ थोड़ा और टाइम नहीं रुक सकता। तभी नर्स कहती है कि रैन के पास काफ़ी पेशेंट्स हैं, इसीलिए जैसे ही वो उनसे फ्री होगा तो नर्स हाओ बाई को बता देगी। लेकिन असल में हाओ बाई नर्स की कोई भी बात नहीं सुन रही होती एंड वो अपने फोन पर रैन की फोटोग्राफ्स देखती है एंड कहती है कि रैन सच में कितना मैं नहीं पढ़ूंगी। वेल अब नेक्स्ट डे हाओ बाई वॉकिंग स्टिक लेकर रैन के पास पहुंचती है। ये दोनों ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। हाओ बाई अब रैन को मिल्क टी ऑफर करती है, जिसे कि रैन मना कर देता है, बट क्योंकि उसने रैन के लिए मिल्क टी को बाय किया था तो रैन हाओ बाई को पैसे पे करने की बात करता है एंड मिल्क टी को सू मेंगशू, जो कि रैन के साथ काम करती है, उसे देने की बात करता है। जिस पर हाओ बाई गुस्सा हो जाती है एंड उससे पूछती है कि वो तो मिल्क टी पी भी नहीं रहा है, तो वो पैसे किस बात के दे रहा है। रैन कहता है कि सू मेंगशू ने उनके लिए लंच को बाय किया था, इसीलिए वो उसे मिल्क टी दे रहा है। जिस पर हाओ बाई शू मेंगशू को ऑब्जर्व करने लगती है एंड वो उसे जेलस फील करने लगती है कॉज ऑफ हर लुक्स एंड अपीयरेंस। हाओ बाई अब गुस्से में रैन से कहती है कि उसे क्या लगता है कि वो जनरल हॉस्पिटल की जगह यहाँ क्यों आई है। एक्चुअली में वो यहाँ रैन को उसके दुश्मन की खबर देने आई है। जिस पर रैन पूछता है दुश्मन, वेट व्हाट ब्रो गॉट एनिमीज, ये कब हुआ आप। वेल हाओ बाई बताती है कि डायरेक्टर पैन एंड रैन compete कर रहे हैं ना, तो अब क्योंकि डायरेक्टर पैन अपनी इन सर्विस ट्रेनिंग जापान में कंप्लीट करने वाला है, तो लोग कह रहे हैं कि वो अपने साथ एक जापानीज PhD होल्डर डॉक्टर को यहाँ लेकर आने वाला है एंड वो लोग मिलकर अब यूनुआ हॉस्पिटल में काम करेंगे। अब रैन हाओ बाई को समझाता है कि इस हॉस्पिटल में जिन पेशेंट्स को एमटेंग टेक्निक की मदद से सूचर चाहिए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है एंड इतने तो वो हैंडल भी नहीं कर सकते एंड वो पैनुआ के साथ compete भी नहीं कर रहा है। जिसे सुनकर हाओ बाई रैन को समझाती है कि डायरेक्टर पैनुआ चीफ डायरेक्टर है एंड रैन एक इंटर्न है, तो अगर पेशेंट को रैन एंड डायरेक्टर पैनुआ में से एक को चूज करना होगा तो वो पैनुआ को करेंगे ड्यू टू हिज पोजीशन। रैन हाओ बाई को समझाता है कि करंटली उनके पास काफ़ी पेशेंट्स हैं एंड इसीलिए जब डायरेक्टर पैनुआ वापस भी आ जाए तो वो लोग तब भी इतने पेशेंट्स को एक दिन में सूचर नहीं कर पाएंगे। जब डायरेक्टर पैनुआ सर्जरी नहीं कर पाएगा तो वो बची हुई सर्जरी ऑब्वियसली रैन को ही देगा। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स को दूसरे प्रोविंस के हॉस्पिटल में भी रेफर कर दिया जाएगा एंड कुछ पेशेंट्स को एम्पुटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। That's how a medical hospital works together. रैन हाओ बाई को बताता है कि ये अच्छी बात है कि डायरेक्टर पैनुआ अपनी इन सर्विस ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्हें सर्जरी चाहिए। हाओ बाई रैन को कहती है कि अगर डायरेक्टर के साथ एक जापानीज PhD होल्डर आएगा
तो वो भी एमटेक टेक्निक सर्जरीज करेगा। ये सुनकर रैन अब सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एज एक जापानीज पीएचडी होल्डर आ रहा है तो वो शिरो हाशिमोतो की तरह खतरनाक नहीं हो सकता है, लेकिन उस पीएचडी होल्डर की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो वो एक फिंगर एक आर्म में कर सकता है। एंड ऐसे में अगर ये पीएचडी होल्डर एक दिन में 18 घंटे तक काम करता है तो रैन का डिपार्टमेंट एक दिन में 18 फिंगर्स खो देगा, यानी कि वो 18 फिंगर्स पे एक दिन काम नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी रैन को याद आता है कि वो पीएचडी होल्डर क्योंकि एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी नेम्ड कियो यूनिवर्सिटी से है तो उनके लिए 30 मिनट में एक फिंगर को करना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब अगर डायरेक्टर पैन वो अपने साथ पूरी एक टीम लेकर आएगा तो वो लोग मिलकर एक दिन में 20 से 30 फिंगर सूचरिंग केस जिनमें कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज भी होंगी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब चाहे यूनिवा हॉस्पिटल में कितने भी पेशेंट क्यों ना हो, उनके पास एक दिन में 60 से 70 इंजर्ड फिंगर जिन्हें कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हो वो नहीं आ सकती हैं, जिससे कि रैन के हाथों एक भी पेशेंट नहीं लगेगा। रैन इस चीज के बारे में सोचता है एंड अब वो हाओबाई को ये सब बताने के लिए शुक्रिया कहता है एज उसे अब इस बात की गहराई समझ आ जाती है। रैन के थैंक्स को सुनते ही हाओबाई का गुस्सा अचानक से शांत हो जाता है। कुछ टाइम बाद रैन अपनी टीम के साथ ऑपरेटिंग थिएटर में जाता है जहां पर वो अपनी टीम को कल से और ज़्यादा सर्जरीज बढ़ाने के लिए कहता है ताकि वो जितना हो सके उतने ज़्यादा पेशेंट्स पर काम कर सकें। अब रैन लू वेनबिन को मा येनलिन को भी बुलाने को कहता है। रैन का प्लान था कि वो सुबह 3 बजे से ही सर्जरीज करना स्टार्ट कर देंगे एंड वो 1 से 2 घंटे ज़्यादा ड्यूटी करेंगे एंड ये चीज़ जितने पेशेंट्स होंगे उस पर डिपेंड करेगी। मतलब है कि अगर ज़्यादा पेशेंट्स होंगे तो उनकी शिफ्ट भी लंबी होगी। लू वेनबिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि वो दोबारा से नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ा रहे हैं एज ये लोग आए दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज कर रहे थे एंड रैन के ये बोलते हैं कि वो लोग और ज़्यादा सर्जरीज बढ़ा रहे हैं। लू वेनबिन का शौक होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन तभी रैन लू वेनबिन को कहता है कि वो उसे भी वुंड्स को सूचर करने देगा, जिसे सुनकर लू वेनबिन खुश हो जाता है एज फाइनली ब्रो इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्लेक्सर टेंडन्स। रैन के प्लान के हिसाब से हर शिफ्ट में उसके साथ या तो मा येनलिन रहेगा या लू वेनबिन एंड उनके साथ या तो वैंग जिया रहेगी या तो सू मेंगशू एंड ये लोग भी हर ऑपरेशन के बाद स्विच करेंगे सिवाय रैन के। कुछ दिन तक ये लोग रोज सर्जरीज परफॉर्म करते हैं एंड रैन के पास 20 और ट्रेजर चेस्ट आ जाती हैं जिससे कि उसकी पुरानी स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, यानी कि उन्हें बफ मिल जाता है। एंड अब जब रैन सिस्टम से अपनी एमटेक टेक्निक की रैंकिंग के बारे में पूछता है तो सिस्टम रैन को बताता है कि यूनिवर्सिटी में रैन नंबर 1 पर है लेकिन चाइना में वो नंबर 78 पर है एंड अब उसे 200 से 300 सर्जरीज और करनी होंगी तब जाकर उसका रैंक अप होगा। सिस्टम की रैंकिंग को देखकर रैन अब और ज़्यादा मेहनत करने का सोचता है। अब कुछ दिन बाद जिसका डर था वही हुआ। डायरेक्टर पैन हुआ अपने साथ उस पीएचडी होल्डर को लेकर आ जाता है। उस डॉक्टर का नाम हयातो ओएदा होता है जो कि कियो यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल डॉक्टर होता है एंड वो अब यूनिवा में 2 से 3 साल तक एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट काम करने वाला था ताकि उसे एक्सपीरियंस मिले एंड वो एक सर्जन बन सके। यूनिवा में आते ही हयातो को यूनिवा की एयर अच्छी नहीं लगती एंड ये बात डायरेक्टर को पसंद नहीं आती, पर क्या करें, वो उसे सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलकर अपने साथ ले चलता है। एज डायरेक्टर पैन हुआ इतने टाइम की ट्रेनिंग के रिजल्ट एंड अपने अचीवमेंट को अपने कलीग्स को दिखाने के लिए बेताब था। अब ये लोग एक दिन रेस्ट करते हैं एंड नेक्स्ट डे डायरेक्टर पैन हुआ हयातो को अपने साथ यूनिवा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर डायरेक्टर का डिपार्टमेंट उनका स्वागत करता है। बट ब्रो इज लाइक, मैन स्टॉप the greetings and prepare some patients for us, क्योंकि यही उनके वेलकम करने का सही तरीका होगा। डायरेक्टर का एक खास आदमी नेम्ड यंग टाई डायरेक्टर पैन को कहता है कि वो अभी उनके लिए सर्जरी की तैयारी करेंगे। तभी डायरेक्टर पैन हुआ यंग टाई को डॉक्टर हयातो को यूनिवा हॉस्पिटल दिखाने को कहता है। यंग टाई पहले डायरेक्टर को रेस्ट करने का सजेस्ट करता है, लेकिन सामने से डायरेक्टर जवाब देता है कि लोगों पर नीचे देखना कम कर दे, जिससे सुनकर यंग टाइस फ्लैबरकास्टेड कि साला भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। लोग अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। यंग टाई अब हयातो को यूनिवा हॉस्पिटल दिखाना शुरू करता है जिसमें कि हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का ऑपरेटिंग थिएटर एंड एक ऐसा थिएटर जिससे कि यूनिवा हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट शेयर करते हैं। वो सबसे पहले यंग टाई हयातो को दिखाता है एंड ये भी बताता है कि उनका हॉस्पिटल भरा भरा ज़रूर है, लेकिन यही चीज़ बताती है कि उनके हॉस्पिटल कितना ज़्यादा रेप्यूटेबल है। तभी डायरेक्टर पैन हुआ हयातो को हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट
कंपोनेंट दिखाते हैं जो कि था रिहैबिलिटेशन रूम। डायरेक्टर पैन हुआ हयातो से पूछते हैं कि उसने तो रिहैबिलिटेशन रूम पर रिसर्च करी है ना, तो वो खुद देखकर बता सकता है। अब जैसे ही डायरेक्टर रिहैब रूम में इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देखता है तो वो इसके बारे में पूछता है। यंग टाई इस पर घबराते हुए बताता है कि ये सभी पेशेंट्स इमरजेंसी रूम से हैं। डायरेक्टर पूछता है क्या लिंग रैन ने ये सब सर्जरीज की हैं, जिस पर यंग टाई कहता है कि हाँ, आजकल रैन बहुत ज़्यादा सर्जरीज कर रहा है। डायरेक्टर कहता है कि उसे पता है कि रैन की एमटेंग टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन इसी चीज़ की वजह से रैन के बारे में और कोई चीज़ खास नहीं है। रैन एक इंटर्न है जिसे कि सिर्फ ये चीज़ पता है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को कैसे करता है। वेल, डायरेक्टर पूछता है कि रैन एक दिन में अब कितनी सर्जरीज कर पाता है, एज उसे याद है कि पहले रैन 5 सर्जरीज करता था। वेल, यंग टाई हेजिटेट करते हुए बोलता है कि अब वो बहुत सारी सर्जरीज कर रहा है। बेचारे को पसीने छूट रहे होता है, जिस पर डायरेक्टर पैन हुआ अकड़ के साथ कहता है मुझे याद है कि तुमने बताया था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट अब नर्व अनास्टोमोसिस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर रैन फ्लेक्सर टेंडन सूचर एंड नर्व अनास्टोमोसिस एक साथ करेगा तो वो थक जाएगा। तो अब बताओ कि वो कितनी सर्जरीज कर पा रहा है। वेल, सीम्स लाइक दिस इज द एंड फॉर डायरेक्टर पैन हुआ, क्योंकि यंग टाई अपना सर नीचे कर लेता है एंड घबराते हुए कहता है कि रैन 8 सर्जरीज ऑन एन एवरेज कर पा रहा है एंड रैन अब 10 से भी ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म कर सकता है। ये सुनकर हयातो एंड पैन हुआ के पैर फूल जाते हैं। हयातो पूछता है कि क्या रैन रेस्ट नहीं करता, तभी पीछे से डायरेक्टर की बुलंद आवाज़ आती है कि वो कल रैन से लड़ेंगे। डायरेक्टर पैन हुआ डिसाइड कर लेता है कि रैन की ये सर्जरीज उसकी आखिरी को सर्जरीज होंगी, क्योंकि बाकी की सारी सर्जरीज अब हयातो एंड डायरेक्टर पैन हुआ अपने हाथों में ले लेंगे। वेल, अब नेक्स्ट डे यूनवा हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। अलग अलग प्रीफेक्चर से लोग कियो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए आए होते हैं। हर पेशेंट को 10 मिनट में कंसल्ट किया जाता है एंड फीस भी ज़्यादा नहीं होती। पेशेंट डॉक्टर पैन एंड डॉक्टर हयातो की ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड ये चीज़ डायरेक्टर पैन हुआ को भी पता होती है। डायरेक्टर पैन हुआ हयातो से कहते हैं हम दोनों की जॉइंट कंसल्टेशन कितनी इफेक्टिव है, बट डॉक्टर हयातो इज़ वरीड कि ट्रीटमेंट के लिए इतने पेशेंट्स आए हैं एंड वो इन सब की सर्जरी एक दिन में नहीं कर सकते हैं। जिस पर डायरेक्टर पैन हुआ हयातो से कहते हैं कि उसका गोल तो चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज करने का था ना, तो वो एक साल में कितनी सर्जरीज करना चाहता है, 200 या 300? वेल, हयातो कहता है कि हॉस्पिटल में सर्जरीज के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं एंड ऐसे दिन भी होते हैं जब तुम्हें इन पेशेंट कंसल्टेशन एंड मीटिंग डेज अटेंड करने पड़ते हैं। इसीलिए उसके पास एक साल में सिर्फ 150 दिन होंगे सर्जरी के लिए एंड हयातो का गोल है कि वो 3 साल में 600 सर्जरीज करें। डायरेक्टर पैन इस बात से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते, एज इस हिसाब से हयातो को एक साल में 200 केसेस मिलते हैं, जो चाइना में रहते हुए हयातो के लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली थी, क्योंकि इतने पेशेंट उनके पास मिनिमम आ ही जाते हैं। इस चीज़ पर हयातो शॉक्ड हो जाता है कि वो सच में 600 केसेस अटेंड कर पाएगा 3 साल में। डायरेक्टर पैन हयातो को समझाते हैं कि वो डिपार्टमेंट डायरेक्टर हैं, इसीलिए वो अपने पेशेंट को खुद चूज़ कर सकता है, इसीलिए जो पेशेंट उन्हें चाहिए होंगे वो उन्हें पिक कर लेंगे, बाकी रैन के लिए छोड़ देंगे। डायरेक्टर पैन का प्लान था कि वो अपनी छाप को यूनवा में छोड़ना चाहता है ताकि फिर वो बीजिंग एंड शंघाई में काम कर सके, जो कि यूनवा से बहुत बड़ी सिटीज़ हैं। डायरेक्टर पैन हुआ हयातो को ये भी समझाता है कि उसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसे 3 सालों में और ज़्यादा सर्जरीज करनी पड़ेंगी। 600 सर्जरी से काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि डायरेक्टर पैन हुआ एंड हयातो साथ होने वाले हैं, तो उनके लिए पेशेंट्स की कमी नहीं होने वाली थी डायरेक्टर पैन हुआ की पोजीशन की वजह से। एंड इस चीज़ को जानकर अब हयातो भी इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड ब्रो इज़ एक्साइटेड टू वर्क ऑन पेशेंट्स एंड नाउ दे बिगिन टू डू देयर फर्स्ट सर्जरीज। अब सर्जरी करते हुए हयातो को सर्जरी में जल्दी ही समझ आ जाता है कि ऐसी सर्जरी उसके लिए भी रेयर मेजर ऑपरेशन है, इसीलिए उसे सर्जरीज को ध्यान से करना होगा। अब इस चीज़ से ये होता है कि ओवरऑल सर्जरी की स्पीड कम हो जाती है एंड डायरेक्टर पैन एंड हयातो की पहली सर्जरी जब कंप्लीट होती है तो उन्हें 4.5 घंटे लग जाते हैं। ऑल्दो वो दोनों अपनी सर्जरी की सक्सेस को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनका क्रू इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द स्पीड, क्योंकि एक सर्जरी में उन्हें 4.5 घंटे लग चुके थे। नॉट टू मेंशन सर्जरी आधे घंटे से डिले भी हो गई थी। वेल, डॉक्टर सू, जिसे कि हम जानते हैं, जो कि हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का ही एक रेजिडेंट डॉक्टर है, वो इस सर्जरी की स्पीड से डिसअपॉइंटेड था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से हयातो उसे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसकी मदद करने के लिए पूछता है, जिस पर ब्रो इज़ काइंडा आई डोंट वांट टू डू इट विद देम। एंड ये चीज़ डायरेक्टर पैन हुआ भी देख लेता है, बट एज डायरेक्टर के सामने उसकी क्या ही चलती। डॉक्टर सू को
ना चाहते हुए भी नेक्स्ट सर्जरी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एंड हयातो ब्रो इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। मीनवाइल डॉक्टर सू सोच रहा था कि रैन 1 घंटे में 2 सर्जरी कंप्लीट करता है एंड उसे हर सर्जरी के अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो अगर वो दिन में 10 सर्जरीज करता है तो ही इज़ ऑलरेडी मेकिंग मोर बैग्स। एंड रैन के साथ काम करने के लिए हर कोई एक्साइटेड भी होता है, क्योंकि पहली बात तो रैन तेज़ काम करता है, दूसरी बात वो इनकी तरह बक ज़्यादा नहीं करता है। बट डायरेक्टर पैन हुआ एंड हयातो की ये स्पीड इज़ इन कन्विंसिंग। वेल, एक तरफ तो इनका क्रू नाराज़ होता है, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर एंड हयातो और जोश के साथ उन सभी पेशेंट्स को आज ट्रीट करने की बात करते हैं जिन्हें कि फ्लेक्सर टेंडन सूचर चाहिए होता है। एंड ये सुनकर डॉक्टर सू इज़ लाइक वेल, अब बाकी की नर्सेज एंड असिस्टेंट डॉक्टर्स भी बात करने लगते हैं कि हर 4 घंटे इनके साथ काम करना तो उन्हें थका देगा, प्लस रैन इतने टाइम में 8 पेशेंट ट्रीट कर सकता है। वेल, डायरेक्टर पीछे से उनकी ये बातें सुन लेता है एंड अब उन्हें स्टेयर करने लगता है। अब ये लोग मिलकर पूरी रात सर्जरी परफॉर्म करते हैं ताकि ये रैन को सबक सिखा सकें। पूरी रात सर्जरी करने के बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर यंग टाई उनसे सर्जरीज़ के बारे में पूछता है, जिस पर डायरेक्टर जवाब देता है कि वो बाकी पार्ट्स की तो गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज़ की सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है। एंड डायरेक्टर के सपोर्ट में डॉक्टर हयातो भी कहता है कि उन्होंने सच में आज बहुत मेहनत की है एंड डायरेक्टर सच में फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज़ में बहुत अच्छा है। ये सुनने के बाद डायरेक्टर अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो यंग टाई से रैन के बारे में पूछता है, पर यंग टाई ये बताने से भी घबरा रहा होता है। बट इवेंचुअली वो बताता है कि रैन ने डायरेक्टर पैन से काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म की हैं। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है एंड वो यंग टाई से कहता है कि वो ये क्या बात कर रहा है। यंग टाई घबराते हुए बताता है कि रैन अभी भी सर्जरीज कर रहा है एंड ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है, एज भाई का ईगो इज सो सेंसिटिव। वो कहता है कि अगर रैन इतने टाइम से सर्जरीज कर रहा है तो वो अब तक थक चुका होगा एंड चलो अब उसे देखने चलते हैं। वह डायरेक्टर हयातो के साथ अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर में जाता है। मीनवाइल ऑपरेशन थिएटर के अंदर लू वेनपिन रैन से पूछता है कि वो रोज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर रैन कहता है कि अगर उनके पास पेशेंट कम हो गए तो उसे और काम करने को नहीं मिलेगा, इसीलिए। ये सुनकर लू वेनपिन कंफ्यूज हो जाता है एंड वो रैन को पूछता है कि उसे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ क्या कि उनके हॉस्पिटल में पेशेंट्स के नंबर बढ़ चुके हैं। एंड सच में रैन को ये चीज़ पता नहीं होती। लू वेनपिन बताता है कि उनके रेफर्ड पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों ही बढ़ चुके हैं एंड कल ही उसे हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट से कॉल भी आया था कि क्या हम कुछ और फ्लेक्सर टेंडन इंजरी एंड नर्व लैक्सरेशन वाले पेशेंट्स ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि डायरेक्टर पैन हुआ एंड उसके साथी ज्यादा फ्लेक्सर टेंडन सर्जरीज नहीं कर पाए हैं। रैन लू वेनपिन से पूछता है कि उनके पास ज्यादा पेशेंट्स क्यों हैं, जिस पर लू वेनपिन बताता है कि ये सब कियो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की बदौलत है। कियो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के यहाँ आने के बाद अलग अलग प्रीफेक्चर से लोग उनके पास एक जापानीज एक्सपर्ट से सिर्फ डायग्नोस होने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के पास इतने पेशेंट हैं कि वो उन्हें संभाल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बचे हुए पेशेंट्स को रैन के पास भेजा जा रहा है। रैन ये सुनने के बाद कहता है कि जिन पेशेंट्स को वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जिन पेशेंट्स को हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उसे वो सभी के सभी पेशेंट्स चाहिए। ये सुनकर लू वेनपिन और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई किससे बनाया तू, एनर्जी सीरम से बनाया क्या। अब तभी वहां पर डायरेक्टर पैन एंड हयातो आते हैं। लू वेनपिन उन्हें वहां देखकर कंफ्यूज होता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वैंग जिया धीरे से कहती है कि डायरेक्टर पैन ने ये सुना होगा कि रैन अभी भी सर्जरीज कर रहा है एंड डिस्पाइट वो ऑलरेडी 10 कर चुका है, इसीलिए वो यहाँ सिचुएशन को देखने आए हैं, विच इज ट्रू। डायरेक्टर पैन हुआ रैन को ऑब्जर्व करता है एंड कहता है कि रैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अभी सर्जरी करना सिर्फ स्टार्ट ही किया है। मतलब जैसे ही डायरेक्टर पैन रैन की एमटेंग टेक्निक देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि पिछली बार जब उसने रैन को देखा था तब वो रैन की सर्जरी की टेक्निक में थोड़ा पीछे था, बट अब रैन पूरा बदल चुका है। उसकी सूचर टेक्निक ऐसी है कि ज़्यादातर डॉक्टर उसे समझ नहीं पाएंगे। एंड दिस वॉज द टाइम डायरेक्टर नोटिस कि रैन ने इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया है, ही हैज़ ट्रूली बिकेम एन एक्सपर्ट। मीनवाइल हयातो को भी रैन को देखकर अपनी औकात पता चल जाती है। डायरेक्टर पैन हुआ अपने फ़ोन को निकालता है एंड डॉक्टर यंग टाई से पूछता है कि रैन अब तक अपने इंटर्नशिप पीरियड में कितनी सर्जरीज कर चुका है। एंड ब्रो गेट्स टू नो रैन अब तक 482 सर्जरीज कर चुका है एंड इट्स नॉट इवन अ ईयर। रिमेंबर, हयातो कह रहा था कि वो 3 साल में 600 सर्जरीज करना चाहता है एंड लुक
एट दिस। रैन एक साल में ऑलमोस्ट 500 सर्जरीज कर चुका है एंड ये चीज़ डायरेक्टर वो को सच में हम्बल कर देती है। वो सोचता है कि क्या रैन की इंटर्नशिप इतनी लंबी है, वो ये कैसे कर पाया। 500 सर्जरीज करना कोई मजाक की बात नहीं होती, खासकर एक इंटर्न के लिए ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड के बराबर है। ये पार्ट बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें जानना चाहिए कि इन पेशेंट कंसल्टेंसी एंड आउट पेशेंट कंसल्टेंसी क्या होती है। तो इन पेशेंट कंसल्टेंसी एडमिट होने के बाद वाली कंसल्टेशन होती है। जब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, मतलब वो हॉस्पिटल में रात भर या उससे ज़्यादा रुकता है, तब उसके साथ जो कंसल्टेशन होती है उसे कहते हैं इन पेशेंट कंसल्टेंसी। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। उसके बाद आता है हमारा आउट पेशेंट कंसल्टेंसी व्हाट द हेल मैं। आउट पेशेंट कंसल्टेंसी होती है वॉक इन या सेम डे वाली कंसल्टेशन, यानी कि जब पेशेंट सिर्फ चेकअप या माइनर ट्रीटमेंट के लिए आता है और उसी दिन घर चला जाता है तो उसे कहते हैं आउट पेशेंट कंसल्टेंसी। अब ये मत पूछना कि कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसल्टेंसी का मतलब होता है डायग्नोसिस, फॉलोअप या छोटी मोटी ट्रीटमेंट के लिए जो होती है चेकअप, इफ़ यू मे। बस यही बताना था। बाय बाय।